हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का टॉपिक है शब्द और पद। ये ग्रामर का बहुत ही अच्छा और सिंपल टॉपिक है अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हम शब्द और पद के बारे में पढ़ते हैं कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। जब तक हमें यही ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। सबसे पहले शब्द क्या होते हैं। शब्द वर्णों का एक सार्थक समूह है। सार्थक का मतलब यहाँ पे है मीनिंगफुल, कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं वो शब्द कहलाते हैं। या दो से अधिक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं और वे स्वतंत्र होते हैं। यही हम पद के बारे में देखेंगे। जब वो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, किसी सेंटेंस में उस शब्द का प्रयोग होगा तो वो पद बन जाता है, क्योंकि वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। व्याकरणिक नियम के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, इसलिए वो शब्द न रह करके पद बन जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम परिभाषा कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक यानी मीनिंगफुल, उनका कोई अर्थ निकले, वो वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे है सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। ये एक इंडिविजुअल शब्द है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्ण यानी अल्फाबेट्स। दूसरा है शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं, ठीक है। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि वह शब्द कहा जाए, वह एक सार्थक और अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। वर्णों को तो आप मिला देंगे, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। अर्थहीन का कोई महत्व नहीं है, अर्थपूर्ण जो शब्द होगा वो कहलाएगा, उसे परिभाषा दी जा सकती है। नेक्स्ट है, जैसे हमने देखा कि कलम, ये इंडिविजुअल है, जब ये शब्द बना तो ये मीनिंगफुल बना। ऐसे ही अगर हम बना कि नहीं बना, नहीं बना। कमल, कमल का अर्थ होता है लमक। अब लमक का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे लकम, लकम का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो इन दोनों का तो कोई मीनिंग नहीं है, जबकि इनका मीनिंग है, तो ये शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये अर्थपूर्ण नहीं है, ये अर्थपूर्ण है, ठीक है। हमने यहाँ 4 उदाहरण देखे, इनमें से केवल 2 उदाहरणों को ही शब्द कहा जा सकता है, बाकी 2 को नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी, पेंसिल या पेन, और कमल का अर्थ होता है फूल। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, इन्हें शब्द की संज्ञा दी जा सकती है, परंतु लकम और लमक का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनको दोनों को शब्द नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक ये बात है कि सार्थक शब्दों को ही कह सकते हैं। सार्थक जो वर्ण होते हैं, वर्णों से मिलकर जो शब्द बनेंगे वो ही मीनिंगफुल होने चाहिए, तब जाके वो शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे पद की परिभाषा। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरणों के नियम में बन जाता है, यहाँ व्याकरण के नियम से अर्थ है लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के आधार पर बंध जाता है, सेंटेंस में प्रयोग आता है, तो वो शब्द न रह करके अब क्या बन जाता है, पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। ये कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बदकर पद बन जाता है। जैसे सीता गाती है, अब अगर हम सीता को अलग से लिखते हैं तो ये शब्द है, लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस में प्रयोग हो गया तो यहाँ कर्म, क्रिया ये सब लग गई, तो यहाँ पे ये शब्द न रह करके पद बन गया, क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध क्रिया से है, ठीक है। ईश्वर रक्षा करे, यहाँ सीता और ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयोग होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। ईश्वर शब्द भी क्या है, अब पद बन गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है
तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह गया, बल्कि लिंग वचन कारक के आधार पर व्याकरणों के नियम में बंधकर पद बन गया है, इसलिए ये क्या हो गया है, पद हो गया है। नेक्स्ट है शब्द पद कब बन जाता है। तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे हम पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, तो ये पद कहलाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, ये सभी पद है, ये सभी पद है। अब देखिए आपके क्वेश्चन आ सकता है कि शब्द और पद में अंतर क्या बताइए। तो शब्द तो क्या है, वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र शब्द समूह है, ठीक है। पद वाक्य में प्रयोग होता है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, जबकि पद का क्या होता है, व्याकरणिक परिचय कि लिंग वचन कारक क्रिया के आधार पर। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में अर्थ को, मीनिंग को संकेत देता है। शब्द का लिंग वचन कारक क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पद जो सेंटेंस है उसमें प्रयोग होगा तो वो लिंग वचन कारक आदि से उसका संबंध जरूर होगा। नेक्स्ट है अब शब्दों का वर्गीकरण। पहला है हमारा स्रोत या इतिहास के आधार पर, या हम मान सकते हैं उत्पत्ति, जहां से इनका उद्गम हुआ है। सबसे पहले है तत्सम, सेकंड है तद्भव, देशज और विदेशी। फिफ्थ नंबर का हम संकर भी मान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा तत्सम। अगर हम तत्सम शब्द को देखें तो तत् प्लस सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में एज इट इज उपयोग में आते हैं, हिंदी भाषा में उनको स्थान प्राप्त हुआ है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। वहीं हम तद्भव शब्द देखें, तत् प्लस भव, जिससे उद्गम हुआ है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग तो हुए हैं लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ, जो के त्यों प्रयोग तत्सम में होता है, तद्भव में नहीं होता है। तो आगे इसकी परिभाषा देखते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं वो तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे सूर्य, कर्म, रवि, नृत्य, वायु, स्वर्ण, दुग्ध आदि शब्द। तद्भव शब्द क्या है, वे संस्कृत शब्द जो परिवर्तन के साथ, कुछ चेंजेस के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे दधी संस्कृत में है और उसको हम दही कहते हैं, धृत उसको हम घी कहते हैं, कर्म को हम काम कहते हैं, सूर्य को हम सूरज कहते हैं, अग्नि को हम आग कहते हैं, भ्राता को हम भाई कहते हैं, और भी नृत्य को नाचना, वायु को हवा, पुस्तक वैसे ऐसा शब्द है जो मिला जुला है, पुस्तक को हम वैसे बुक कह देते हैं या किताब कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद है देशज, जिसे हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं देशी भाषा, जो हमारे क्षेत्र विशेष या जो हमारे ग्रामीण इलाकों में बोले जाते हैं या क्षेत्रीय स्तर पे बोले जाते हैं या परंपरा के अनुसार पुराने समय से चले आ रहे हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण थोड़ा सा हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, वे देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। हमने ये शब्द पढ़ा होगा, ये देशी भाषा वाले शब्द है जो हमारे गांव या कस्बों में बोले जाते हैं। जैसे इसमें है फावड़ा, लोटा, थैला, सड़क, जूता, डिबिया, लुटिया, फटकार, खिड़की, ऐसे कुछ शब्द है जो देशी भाषा में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है विदेशी या बाहर से आए हुए, यानी दूसरे देश से हमने हिंदी भाषा में उन्हें प्रयोग लिया है। वे शब्द जो अंग्रेजी, या अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि विदेशी का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी भाषा के शब्द, सारी हमारे देश से जो दूसरी देश है वहां की भाषा के शब्द, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, ऐसे वहां से कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में डिक्शनरी में प्रयोग में आते हैं। जैसे है वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग आ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कारतूस, ये एक फ्रांसीसी शब्द है। कैंची
ये तुर्की शब्द है। अलमारी ये पुर्तगाली शब्द है। अमरूद ये फारसी है। बटन ये अंग्रेजी है। और मशीन, स्कूल, पेंट, स्कीब, टाइम टेबल ये स्पेशल शब्द है। फिर है संकर, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनने वाले होते हैं संकर शब्द। जैसे है रिश्वतखोर, अब इसमें रिश्वत और खोर, रिश्वत है अरबी और खोर है फारसी। आराम कुर्सी, आराम है अरबी और कुर्सी है फारसी। डाकघर अंग्रेजी और हिंदी। ऐसे मिली जुली भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द। सेकंड है रचना या बनावट के आधार पर बनने वाले शब्द। फर्स्ट है रूढ़, सेकंड है यौगिक और थर्ड है योग रूढ़। फर्स्ट है रूढ़, वे शब्द जो प्राचीन परंपराओं से चले आ रहे हैं, जिनको सार्थक रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करने पे उनका अपना कोई स्थान नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे पैर, अगर पैर को हम अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। थैला, तो इन दोनों का भी कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनको विभाजित करने पर उनका इंडिविजुअल कोई अर्थ नहीं निकलता। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी जुड़ना, किसी के योग से बनने वाला। ऐसे शब्द जो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि की सहायता से बनते हैं। जैसे अनु प्लस शासन, अनु एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पीछे या किसी के पीछे। अनुशासन, तो इसमें उपसर्ग हुआ अनु और दोनों को अलग करने पर भी दोनों का अर्थ निकलता है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ये भी उपसर्ग का उदाहरण है। प्रत्यय, समाज प्लस इक, इक क्या है? प्रत्यय है, तो सामाजिक इससे मिलकर के बनता है। गंगा प्लस ए, गंगेय। राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। ठीक है। थर्ड है हमारा योग रूढ़, वे शब्द जो किसी विशेष या रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं, या इसमें बहुव्रीहि समास के उदाहरण आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जिनको अलग करने पर उन दोनों का अर्थ निकलता है, लेकिन तीसरा अर्थ भी निकलता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में ही तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। तो जैसे है पंकज, तो पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, तो वो होता है कमल। नील प्लस कंठ, जिसका नीला है कंठ अर्थात शिव। जल प्लस ज, जलज, इसको भी कमल में ही कहते हैं। लंबा प्लस उदर, लंबोदर यानी गणेश को बोला जाता है। पीत प्लस अंबर, पीतांबर, पीला वस्त्र पहने हुए हैं वो है। वैसे तो यहाँ पे श्री कृष्ण भी आ सकते हैं, पर विष्णु भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़े स्रोत या इतिहास के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर।